दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज की साझा पेशकश। बिहार में जो चुनाव है वो दिलचस्प मोड़ पर जाता हुआ दिख रहा है। कम से कम एनडीए में तो ऐसी परिस्थितियां हैं कि उस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि समस्तीपुर में जो आप देखिए 24 अक्टूबर को रैली थी नरेंद्र मोदी की, उसमें मंच से जब चिराग पासवान का नाम पुकारा गया तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, चिराग भाषण नहीं देंगे, नीतीश कुमार देंगे। और उन्होंने 2 बार नीतीश को जाकर के भाषण देने को कहा। यह वही चिराग पासवान है जो 2020 के चुनाव में मोदी के हनुमान थे। सवाल यह है कि चिराग और बीजेपी के बीच ऐसी कौन सी सेटिंग है, बातचीत है, अंडरस्टैंडिंग है कि नीतीश कुमार को सीएम फेस न घोषित करने के बावजूद बीजेपी उन्हें एक तरीके से खुश रखना चाहती है। इधर महागठबंधन में तेजस्वी को जैसे ही सीएम फेस घोषित किया गया, उसके बाद से लगातार वो मांग कर रहे हैं कि बीजेपी बताए कि उसका सीएम फेस कौन है। क्या नीतीश कुमार है? अगर नहीं है तो फिर कौन है? ये दरअसल इधर कुआं उधर खाई वाली बीजेपी के लिए स्थिति बन गई है, क्योंकि अगर वो नीतीश कुमार को लेकर के ऐलान करती है तो फिर उसके नेता उसके अलाई एनडीए के साथ ही नाराज हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि चिराग पासवान ने कहा कि विधायक दल का जो नेता होगा उसका फैसला 14 नवंबर के बाद होगा। हमारे साथ अब्दुल कादिर जी हैं, बिहार की राजनीति को बहुत ही अच्छे से समझते हैं, जीते हैं। सर, स्वागत है आपका। हम समझना चाहेंगे कि समस्तीपुर में जो हुआ उसका मैसेज क्या है? धन्यवाद। देखिए, समस्तीपुर अभी एक बहुत कम्प्लेक्स इक्वेशन है। आप एक तरह से माने तो बीजेपी और जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी का, और बीजेपी के साथ समस्या ये है कि एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है वाली स्थिति हो गई। और जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है वो नीतीश कुमार निश्चित तौर पर चिराग पासवान पर बहुत भारी पड़ते हैं। बीजेपी की स्थिति यह है कि वो चिराग पासवान को भी नहीं खोना चाहती है और नीतीश कुमार को भी नहीं खोना चाहती है, लेकिन इन दोनों के जो आपस के रिश्ते हैं वो उनमें सुधार की कोई गुंजाइश भी नहीं दिखती। ऐसा नहीं लग रहा है कि उसमें कोई सुधार आया है। ऐसा हाव भाव समस्तीपुर की मीटिंग में हाव भाव से ऐसा लगा कि बीजेपी के जो वहाँ पर मंच संचालन जो सज्जन कर रहे थे वो नीतीश कुमार को मंच पर बुलाना नहीं चाह रहे थे, और शायद इसलिए नहीं चाह रहे होंगे कि इस तरफ नीतीश कुमार जिस तरह से उनका व्यवहार रहा है सार्वजनिक, उसमें ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन हो सकती है। वो क्या बोल देंगे ये भी कहना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए शायद वहाँ के जो लोकल ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने ये फैसला किया होगा कि नीतीश कुमार को मंच पर बैठा दिया, इतना बहुत है, अब बुलवाएंगे चिराग पासवान से। लेकिन इसकी मैसेजिंग बहुत गलत इसलिए हो रही थी कि अभी से ये पता चलने लगता कि भाजपा नीतीश से ज्यादा तरजीह दे रही है चिराग पासवान को, जो राजनीतिक रूप से उनके हित में नहीं है। हो सकता है कि वास्तव में उनके लिए प्यार ज्यादा हो चिराग पासवान के लिए, लेकिन उस प्यार का वो इजहार अभी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी कुछ मजबूरियां हैं, और मेरे ख्याल में चिराग भी इस बात को समझते हैं। और चूंकि उनको अभी लंबी राजनीति करनी है, इसलिए इस तरह की एक तरह का उनका ह्यूमिलेशन हुआ है कि उनको बोलने से वर्चुअली रोका गया है। लेकिन इसको वो इग्नोर करेंगे, और फिर भी वो खुद को हनुमान कहते हैं, तो राम के लिए थोड़ा ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस बीच एक बिहार में जो एक बड़ी घटना, राजनीतिक घटना हुई है, जिसका नेशनल मीडिया में उतनी चर्चा नहीं हो रही है, वो ये है कि हम जीतन राम मांझी की हमसे त्यागपत्र की झड़ी सी लग गई है उनके। जी 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 सर, बताएं हाँ, क्या हुआ है। और सबसे ज्यादा ये है कि उनके जो बैकवर्ड प्रकोष्ठ के, पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हालांकि ये भी अजीब सी बात है कि अभी वो सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टी है, रिकॉग्नाइज पार्टी भी नहीं है, लेकिन उनके सारे पदाधिकारी राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। तो ये विडंबना है अपनी जगह पर। लेकिन उनका जो सबसे प्रमुख बैकवर्ड फेस था,
या ओबीसी का जो चेहरा था जीतन राम मांझी का, जिसको उन्होंने अपने पार्टी के बैकवर्ड सेल का अध्यक्ष बनाया था, उन्होंने और कई लोगों ने, उनके ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, बैकवर्ड सेल के अध्यक्ष हैं राधे श्याम प्रसाद, और दर्जनों लोगों ने पिछले कुछ दिनों में इस्तीफा दिया है। और उनका जो बैकवर्ड सेल के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो आरोप लगाया है कि ये फायदा हमसे उठाते हैं और फायदा पहुंचाते हैं दूसरों को। उनका ये भी दावा है कि अगर ओबीसीज ने जीतन राम मांझी का राजनीतिक भविष्य बचा दिया, जब 2015 में जब 21 सीटों पर लड़े थे जीतन राम मांझी, और उसमें से सिर्फ उन्होंने अपनी सीट बचा पाई थी, और वो भी ओबीसी वोटर्स के सहारे। खुद जीतन राम मांझी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक जगह हार गए थे, इमामगंज में जीते थे, और जो नेता जिन लोगों ने रिजाइन किया है, उसमें से ज्यादातर उसी क्षेत्र के रहने वाले ओबीसी या दलित नेता हैं। इस वक्त एक तरह से जी। अब मैं एक सवाल करना चाह रहा था इससे पहले कि हम लोग जीतन राम मांझी पर आए। जी। अब महागठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करना बीजेपी और नीतीश के लिए चैलेंज कैसे बन गया है? अगर आप इस पर बात करना चाहें तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर जो समस्तीपुर में हुआ वो बताता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी दबाव में है तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किए जाने से। निश्चित रूप से। देखिए, पहले तो ये कह रहे थे कि सीएम फेस घोषित नहीं किया। वैसे ये बात है कि औपचारिक घोषणा न हुई हो, लेकिन बिहार का आम मतदाता जो थोड़ा सा, जिसको थोड़ी सी भी राजनीतिक समझ है, वो जान रहा था कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। इसमें कहीं पर जिनको थोड़ी सी भी राजनीतिक चेतना थी उनमें उनको कोई, लेकिन इससे एनडीए को एक अवसर मिल गया था कि वो दबाव डाल रहे थे महागठबंधन पर कि ये अपना सीएम का फेस नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं। लेकिन जब महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम फेस घोषित कर दिया, उसके बाद महागठबंधन को कितना फायदा होगा ये तो बात की बात है। इससे साइकोलॉजिकल नुकसान हो गया है एनडीए को, और वहां पर अब दबाव बढ़ने लगा है। और आप अगर गौर करेंगे तो कल यहाँ के समाचार पत्रों में जो एडवर्टाइजमेंट भी छपा था कल या परसों, उसमें बिहार में अब एनडीए सरकार की बात हो रही है। एनडीए सरकार का मतलब ये है साफ साफ कि नीतीश मुख्यमंत्री उसमें नहीं होंगे। नहीं तो वो एनडीए सरकार की जगह पर कह सकते थे नीतीश सरकार भी, लेकिन किसी भी बड़े नेता, अमित शाह ने तो एक तरह से कह ही दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने भी अपनी ही सरकार का बखान किया, और बिहार का जब रेफरेंस भी दिया तो एनडीए के वास्ते से दिया। शायद उन्होंने जेडीयू का नाम एक आध बार लिया हो, आरजेडी का नाम तो उन्होंने, या तेजस्वी यादव, लालू यादव, इनका दर्जनों बार नाम लिया, लेकिन नीतीश कुमार और को मुख्यमंत्री के रूप में दूर दूर तक इशारा नहीं किया कि वो मुख्यमंत्री होंगे। इस बीच एक बहुत दिलचस्प बात यहाँ पर ये हुई है कि कंस्टिट्यूएंसीज में जहाँ एलजेपी के कैंडिडेट से 29 सीटें उनको मिली थी, वहाँ पर एक नारा चल रहा है। वो नारा ये है कि तीर में भी अगर आप देंगे तो वोट लालटेन को पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि वो अपने सपोर्टर्स को कह रहे हैं कि नीतीश को वोट देना लालू प्रसाद या तेजस्वी को वोट देने के बराबर है। तो इसका भी एनडीए को अच्छा खासा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ऐसा लग रहा है कि जो कोर वोटर्स हैं जेडीयू के और एलजेपी के, वो एक दूसरे के कैंडिडेट्स को हराने में कोई कसर बाकी नहीं रखे हैं, अभी तक ऐसा लग रहा है। सर, ये आप जो बता रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो हम लोग दिल्ली में बैठ के समझ रहे हैं, या जो लोग बिहार के बाहर हैं, जो खाड़ी के देशों में हैं, उनको ये समझना, मतलब मुझे लगता है कि ये रिवर्स चिराग जो मॉडल है वो एक तरीके से फिर दिख रहा है जेडीयू की तरफ। क्योंकि अगर चिराग के लोग ये कह रहे हैं कि जेडीयू को वोट देने का मतलब है आरजेडी को वोट देना, तो फिर तो एनडीए को नुकसान होना तय है, जेडीयू को भी नुकसान होना तय है। निश्चित रूप से
और अभी अगर आप सिर्फ रिजिग्नेशंस का या एक्सपल्शंस की बात देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इस्तीफा और एक्सपल्शन ये दोनों एनडीए में हुआ है। जीतन राम मांझी की पार्टी से दर्जनों लोगों ने इस्तीफा दिया है और 1 दर्जन लोगों को उन्होंने पार्टी से निकाला भी है। अभी थोड़ी देर पहले जेडीयू ने भी अपने लगभग 1 दर्जन नेता, जिनमें 4-5 पूर्व विधायक भी हैं, उनको पार्टी से निष्कासित किया है। और इसके अलावा इन दोनों पार्टियों से इस्तीफों का भी लगातार सिलसिला चल रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि एनडीए में आपको भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ भी कह रहा हो, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो कुछ भी ठीक नहीं। जैसे अभी आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था, उपेंद्र कुशवाहा ने, कि नथिंग इज राइट इन एनडीए, जिसको लोगों ने इंटरप्रेट किया कि सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि इसके माने मैंने समझ में थे कि कुछ भी ठीक नहीं है। ऑल इज नॉट वेल। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए जो है, तो ये अभी चुनौती और समस्याएं दोनों गठबंधनों में है, लेकिन जो एनडीए है उसमें समस्याएं ज्यादा हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया हमको ये बता नहीं पा रहा है। महागठबंधन में अभी तक तो ये नहीं सुनने को मिला है कि इनको वोट देने का मतलब जो है कि बीजेपी को वोट देने का है। और ये भी हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट नाराज हों, कुछ निर्दलीय खड़े हों, लेकिन वो जैसा कि होता है वो दोनों तरफ के वोट ले जाते हैं, अपने वोट लेते हैं वो। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के चिराग, मांझी और बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा भी अलग अलग पेज पर दिख रहे हैं, वो बताता है कि समस्या कहीं ज्यादा गंभीर है। क्योंकि आपने सिस्टम कंट्रोल कर लिया है, कम्युनिकेशन के जो प्लेटफॉर्म है उनको कंट्रोल कर लिया है, तो इसकी बात नहीं हो रही है। जैसा कि चिराग वाली खबर के मामले में ये देखने को मिला कि बहुत सारी जगहों से खबरें हटा ली गई। सर, जैसे हमने ये भी देखा कि जैसे ही तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित किया गया, अचानक से जंगल राज हर एनडीए का नेता, प्रधानमंत्री से लेकर के बाकी सब लोग बात कर रहे हैं जंगल राज। आपको लगता है कि ये एनडीए के लिए काम करेगा? देखिए, उससे ज्यादा दिलचस्प ये है कि अभी कुछ दिनों पहले तक घुसपैठियों की बहुत बात हो रही थी, लेकिन अगर आप 1-2 दिन 3 दिन के अंदर देखेंगे तो घुसपैठिए अब जो है वो देश से बाहर जा चुके हैं, या कम से कम बीजेपी की जो अपनी स्ट्रेटजी है उससे उनको लगने लगा कि घुसपैठिया अब एक मजाक बन गया है। और खास करके उस परिस्थिति में जब 20 साल से आप ही की गवर्नमेंट इस राज्य में है और 11 साल से दोनों जगह है, तो वो मुद्दा नहीं चला। उसके बाद फिर कहा गया कि इनका मास्टर स्ट्रोक, अच्छा मेन स्ट्रीम मीडिया उनके हर कदम को मास्टर स्ट्रोक बताता है, तो कहा कि 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में दे करके ये मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन अब जो है वो उसको भी उतनी गंभीरता से ये खुद नहीं ले रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री ने एक पासिंग रेफरेंस दिया कि इस 10,000 से इसमें महिलाओं ने ये जो फेस्टिवल सीजन है उसमें कुछ मिठाइयाँ और कुछ और चीज़ें बना करके बिजनेस किया है, लेकिन उसको उस तरह से। और इसकी वजह यह भी है कि जब महागठबंधन ने ये साफ कर दिया कि ये 10,000 रुपया जो दिया गया है वो अनुदान नहीं है बल्कि एक ऋण है, तो उसके बाद फिर उसकी तीव्रता में भी कमी आई है। तो कुल मिलाकर आप देखें कि अभी तक बीजेपी मुद्दे ढूंढ रही है, और इस जंगल राज का भी वही हश्र होगा जो घुसपैठिए का हुआ। घुसपैठिए को तो उन्होंने अभी एक तरह से छोड़ दिया। बिल्कुल सर, आपने जो बात कही वो वाजिब है। लेकिन मैं ये देख रहा था, अभी मैं सर्च ही कर रहा था, संजय झा जो है एक रैली में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम थे, हैं और रहेंगे। और कहीं कहीं जगह पर अब ये बयान भी आने लगा है, चिराग पासवान के मुंह से कहवाया जा रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या ये जो पॉइंट है ये एनडीए के खिलाफ जा रहा है कि अगर वो नीतीश कुमार को लेकर इधर उधर करेंगे तो उनका गेम बिगड़ने वाला है? देखिए, नीतीश कुमार के पास अपना एक कमिटेड वोट बैंक तो है, इसमें कहीं पर दो राय नहीं है। और बीजेपी नीतीश से तो पल्ला झाड़ना चाहती है, लेकिन उनके वोट बैंक को खफा भी नहीं करना चाहती है, और इसीलिए वो एक तरह से ढो रहे हैं।
आज संजय झा की स्थिति आप अगर वास्तव में देखें तो जनता दल यू दो धड़े में बट चुकी है। एक धड़े का नेतृत्व संजय झा, ललन सिंह और कुछ हद तक एक और सज्जन चौधरी जी हैं, विजय कुमार चौधरी जी, ये कर रहे हैं। ये सभी अगड़ी जाति के नेता हैं। और दूसरे धड़े की कमान अब मनीष सिन्हा, जो एक रिटायर्ड आईएएस हैं और जिनको नीतीश कुमार ने आरसीपी का रिप्लेसमेंट बना करके लाया था। मनीष वर्मा ना सर? हाँ, मनीष वर्मा, हाँ, मनीष वर्मा, और उसके साथ साथ विजेंद्र यादव या और दूसरे जो पिछड़े नेता हैं, उनकी एक अलग लॉबी काम कर रही है। और इस तरफ नीतीश कुमार से ये लोग कुछ खुल करके बात करने की पोजीशन में भी आ गए हैं। इसलिए आज की तारीख में संजय झा हो या ललन सिंह हो या विजय कुमार चौधरी हैं, उनकी वो पोजीशन नहीं है जो 1 महीने 15 दिन पहले तक थी। तो वहाँ का बिल्कुल साफ हो गया। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जनता दल यू कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है। मंदिर और मंडल और मंदिर के जो समर्थक हैं वह उन लोगों का एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है, जिसको पावर का सीमेंटिंग फोर्स या पावर का ग्लू एक जगह रखे हुए है। सत्ता जैसे ही जाएगी या जाने के संकेत मिलेंगे, ये बिखर जाएंगे और ये बिखराव शुरू हो गया है। जो जीविका दीदी को लेकर के ऐलान था, जो संविदा कर्मियों को लेकर के तेजस्वी का ऐलान है, जो कांग्रेस के संकल्प पत्र हैं और अभी मैनिफेस्टो आने वाला है, आपको लगता है कि बिहार में वोटर घुसपैठिया और जंगल राज, शहाबुद्दीन और इन सब चीजों को बाई आउट करने वाला है नरेंद्र मोदी के नाम पर? इसको इस तरीके से भी जोड़ करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि महिलाएं उतना विरोध नहीं कर रही हैं, लेकिन 2020 में हम जानते हैं कि महिलाओं के वोट परसेंटेज में सिर्फ 1% का अंतर था एनडीए और महागठबंधन में। जमीन पर क्या सुन रहे हैं आप सर? देखिए, 2 बातें। पहली बात तो ये है कि बिहार आज भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। ये बात ड्राइंग रूम में या मंच पर कहने में बड़ी अच्छी लगती है कि महिला का अलग वोट बैंक है और वो इंडिपेंडेंटली वोट करती है। फैक्ट ये है कि आज भी अगर मैं कहूँ कि 90% घरों में घर के जो मेल मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वोट कहाँ करना है, और महिलाएं उसका पालन करती हैं। तो ये एक मिथ, हाँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं, अपवाद तो सभी नियम के होते हैं, लेकिन बिहार में यह नियम आज भी लागू है कि वोट किसे देना है इसका फैसला मेल मेंबर्स करते हैं। और आपने जैसा कि कहा कि 1% का डिफरेंस था, तो ये भी इस बात को साबित करता है कि मेल और फीमेल के वोटिंग बिहेवियर में कोई बहुत बड़ा फर्क बिहार में नहीं है। और अब देखेंगे तो ये हो सकता है कि ये फर्क और भी कम हो जाए। उसकी वजह यह है कि एनडीए सरकार फटीग फैक्टर से जूझ रही है, एंटी इनकम्बेंसी है। उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं। ये लोग ये भूलेंगे कि वो लोग अभी भी जनधन खाता खोल करके और 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में प्रधानमंत्री बोल के गए थे कि अपनी आएंगे तो यहाँ की चीनी मिल के चाय की चाय पियेंगे। तो उनका जो परफॉर्मेंस या ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही निराशाजनक है। और मैंने तो कुछ लोगों से बात की है, उनका ये मानना है कि ये सही है कि तेजस्वी यादव ने भी जो घोषणाएं की हैं वो उन सारी घोषणाओं को अमल उस पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ को भी अमल कर दिया, अगर आधी जितनी घोषणाएं की हैं उनके आधे पर भी कुछ काम कर दिया, तो वो भी एक बड़ा अचीवमेंट होगा। इसलिए और खास करके 2-3 कमिटमेंट तो उनका बहुत ही डिसिसिव लगता है कि जो मोबिलाइजर्स हैं जीविका की, उनको कह रहे हैं कि वो 30,000 रुपये महीने देंगे। मेरे ख्याल में ये 30,000 रुपया उनको दे सकते हैं, इसलिए कि लगभग 80,000 महिलाएं हैं और उनको 30,000 रुपया महीना देना कोई बहुत बड़ी बात, उसके लिए कोई स्टेट एक्सचेकर का कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं पड़ने वाला है। या फिर और भी जीविका जो दीदियां हैं उनको अगर 2,000 रुपये प्रति माह देते हैं तो वो भी दे पाएंगे। हाँ, ये सही है कि हर परिवार को एक नौकरी की जो बात कही उन्होंने, उसमें थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन
हम फिर बताएंगे, हम लोगों ने एक बार पहले भी इस पर चर्चा की है कि हर परिवार को एक नौकरी देने का मतलब ये नहीं है कि जो सरकारी नौकरी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ये ऐसे हैं कि जो सरकारी, वो लोग जिनकी उम्र 35 साल से अधिक है, वो लोग जो किसी शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं, वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इन लोगों को तो सरकारी वो एलिजिबल ही नहीं होते हैं। उसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले से भी 26 लाख परिवार में तो पहले से सरकारी नौकरी मिली हुई है। तो इसलिए ये मान नहीं लेना चाहिए कि हर घर में आपको एलिजिबल मिलेगा सरकारी नौकरी योग्य, ऐसी बात भी नहीं है। और लेकिन ये भी मानते हैं कि अगर इन्होंने 10-20 लाख लोगों को भी रोजगार दिया तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी बिहार जैसे राज्य के, और उससे आशा की एक किरण तो जरूर जगेगी। बिल्कुल सर, आपने जो बात कही वो बिल्कुल है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही आंकड़ों को देखा जाए तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी। अगर उसमें से उन्होंने 50 लाख भी हर साल दिया होता तो आज 11 साल में आप देखिए 5 करोड़ नौकरी तो कम से कम दे ही चुके होते। जी, एक बहुत के कुछ दिन पहले उन्होंने लोगों को रोजगार के लिए पकौड़े बेचने की बात कही थी कि पकौड़े बेच करके रोजगार कर सकते हैं। बिहार में कहा है कि रील, अब डेटा बहुत सस्ता है इसलिए रील बना करके आप पैसे जो है कमा सकते हैं। कितना हास्यास्पद है कि प्रधानमंत्री, किसी देश का प्रधानमंत्री अपने युवाओं को कहे कि रील बना करके आप, यानी उन्होंने एक तरह से हाथ खड़े कर दिया कि हम आपको नौकरी नहीं दे सकते हैं, आपके लिए नौकरी तो छोड़ दिए, सरकारी नौकरी तो, हम आपके लिए रोजगार के उपाय भी नहीं तलाश सकते हैं, नए कारखाने नहीं लगा सकते हैं, आप रील बना करके अपना पेट पाल लीजिए। ये इससे बड़ी हो सकता है कि उनका मतलब सर आत्मनिर्भर होने का हो, कि आप इस मामले में भी आत्मनिर्भर रहिए, डेटा तो हम दे ही रहे हैं, रील बनाइए और नहीं, रोजगार की हमको नहीं चिंता लगता ना है करिए। आत्मनिर्भर होने के लिए दूसरे बहुत सारे उपाय, ये हास्यास्पद है, रील बना करके पेट पालना ये हास्यास्पद लगता है। बिल्कुल सर, व्यंग में मेरा भी यही कहना था। और आत्मनिर्भर भारत अभियान तो वो चला ही रहे हैं काफी समय से, और बेरोजगारी जो है वो बिहार में सर्वाधिक है, आप देखेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि महागठबंधन के लोग भी जो है, समाजवादी पार्टी ने 20 स्टार प्रचारक घोषित कर दिए हैं, आजम खान भी है उसमें, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव भी हैं। और सुनने में आ रहा है कि महागठबंधन पूरी तरीके से एक बार एकजुटता का संदेश देने जा रहा है। आपको लगता है कि जो छठ के बाद का समय है वो एक नैरेटिव खड़ा करेगा? आप देख रहे हैं सर ऐसा कुछ? देखिए, भविष्य में क्या होगा ये कहना, और खास करके राजनीति में बहुत ही मुश्किल है। और ऐसा कहा भी गया है कि ए वीक इज ए वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। लेकिन यह बात जाहिर है कि एनडीए की अपेक्षा महागठबंधन में की यूनिटी कुछ ज्यादा दिखती है, ऐसा हम कह सकते हैं निश्चित रूप से। बहुत शुक्रिया सर, आपने जो है काफी संक्षेप में और एक तरीके से कहें कि गागर में सागर भर दिया। अभी जो डेवलपमेंट है उस पर आपने बात की, हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि नवजीवन पर, नेशनल हेराल्ड पे, कौमी आवाज पे जो है बिहार पर एक ऐसी बातचीत होती है जिसे सुना जाना चाहिए। आप सबका शुक्रिया। अब्दुल कादिर जी, आपका भी शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।